अपना जो टॉपिक चल रहा था बी सेकेंडरी के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था, इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था सेना। सेना का हमने जो आज शुरू करेंगे सेना का वर्गीकरण। सेना का वर्गीकरण उन्होंने सेना का वर्गीकरण किस प्रकार किया था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। दिल्ली सल्तनत की सेना का वर्गीकरण मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित है, यानी कि मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित है। मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित है। सेना की सबसे छोटी इकाई सरखेल होती थी। क्या होती थी? सरखेल। और सेना की सबसे बड़ी इकाई खान की होती थी। यानी कि जो सेना का सबसे छोटा पद होता था वो सरखेल कहलाता था, और सेना का जो सबसे बड़ा पद होता था वो खान कहा जाता था। इसी प्रकार 13वीं शताब्दी में यानी बलबन के काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी मलिक होता था। 13वीं शताब्दी में यानी कि सेना का सर्वोच्च जो पद होता था वो मलिक होता था। ये बलबन के समय की बात है, यानी बलबन के काल में सेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? मलिक होता था। यानी हम इसका जो वर्गीकरण करते हैं, हम इसका आगे बढ़ाते हैं तो इस प्रकार सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? सरखेल। इसी प्रकार 10 सरखेलों के ऊपर 100 घुड़सवार सैनिकों के ऊपर एक सिपह सलार होता था। क्या होता था? सिपह सलार। सिपह सलार से ऊपर 10 सिपह सलारों के ऊपर एक अमीर होता था। क्या होता था? अमीर। और अमीर से ऊपर एक मलिक होता था। और अमीर से ऊपर खान। और उसके बाद में सुल्तान। यानी कि सेना का वर्गीकरण इस प्रकार होता था, यानी कि सबसे छोटी इकाई सरखेल होती थी, और सरखेल से ऊपर सिपह सलार होता था, सिपह सलार से ऊपर अमीर होता था, अमीर से ऊपर मलिक होता था, और मलिक से ऊपर खान होता था, और खान के बाद में सर्वोच्च पद होता था सुल्तान का। यानी ये सेना का वर्गीकरण किया गया था। यानी कि 10 सरखेलों के ऊपर एक सिपह सलार होता था, और 10 सिपह सलार यानी कि 100 घुड़सवार, और 1000 घुड़सवारों के ऊपर एक अमीर होता था, और 10 घुड़सवारों के ऊपर 10 घुड़सवारों के ऊपर एक मलिक होता था, और 1,00,000 घुड़सवारों के ऊपर 1,00,000 घुड़सवारों के ऊपर खान होता था, और सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान होता था। ये किस प्रकार सेना का उन्होंने वर्गीकरण किया गया था। अब आते हैं अस्त्र शस्त्र।
अस्त्र और शस्त्र। सल्तनत काल में सेना में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। प्रत्येक घुड़सवारों के पास दो तलवारें प्रत्येक घुड़सवार के पास, एक भाला, एक तीर कमान एवं तीर कमान। इसी प्रकार पैदल सैनिकों के पास तलवार, कटार और तीर कमान। तलवार, कटार, तीर कमान पैदल सैनिक के पास होती थी। सल्तनत काल में बारूद, गोले या तोप खाने का निर्माण किया जाता था। कुछ किंजर शब्द, यानी कि तोप का बिगड़ा हुआ रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है। कुछ किंजर शब्द हैं तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि वहां तोपों का भी प्रयोग किया जाता था। चर्क और फलाकुल का भी प्रयोग किया जाता था। चर्क और फलाकुल, गुलेल और चर्क यानी कि पत्थर तोड़ने का, यानी कि शिला प्रक्षेपास्त्र, शिला प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग होता था। गरगद एक चलायमान मंच था। गरगज ये चलायमान मंच था, यानी कि सेना को ऊंचा मंच बना दिया जाता था और उसमें चढ़कर ही सेना को, शत्रु को अच्छी तरह भेज सकते थे। घेरा डालने का अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचकर शत्रु को आक्रमण कर सकते थे। शबक एक सुरक्षित गाड़ी थी जो प्रक्षेपक की रक्षा करती थी। शबक एक सुरक्षित गाड़ी थी। सेना के साथ साथ बड़े बड़े ध्वज भी होते थे। सेना के साथ साथ बड़े बड़े ध्वज भी होते थे। और नवोदित कुतुबुद्दीन ऐबक का ध्वज, नवोदित चंद्रमा, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो ध्वज था वो नवोदित चंद्रमा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का ध्वज नवोदित चंद्रमा था। एवं प्रदर्शक एवं शेर थे। प्रदर्शक एवं शेर चित्रित था। एवं शेर चित्रित था। अमीरों, सुल्तान फिरोज तुगलक का ध्वज भी प्रदर्शक की आकृति का था। फिरोज तुगलक का भी, फिरोज तुगलक का भी, यानी कि इसी प्रकार का ध्वज था प्रदर्शक का।
अमीर भी ध्वज रखते थे। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक खान को 7 ध्वज और एक अमीर को 3 ध्वज रखते थे। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक खान को 7 ध्वज और एक अमीर को 3 ध्वज रखने की अनुमति थी। इसके बाद में आते किले। किले हम देखते हैं कि सैन्य संगठन किलों तथा दुर्गों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये दुर्ग प्राकृतिक अथवा सामरिक दृष्टि से भी लाभप्रद स्थानों पर निर्मित है। बलवन पहला शासक था जिसने किले बनाने पर ध्यान दिया। उसने मंगोलों के आक्रमण से पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण करवाया। प्रत्येक दुर्ग में सैनिकों की नियुक्ति किया। अलाउद्दीन ने भी सीमांत प्रदेशों में दुर्गों का पुनर्निर्माण करवाया, वहां सैनिकों की नियुक्ति की। उसने सीरी के किले को सुदृढ़ करवाया। सीरी के किले को सुदृढ़ करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किले को सुदृढ़ करवाया। किले की सर्वोच्च अधिकारी कोतवाल होता था। किले का सर्वोच्च अधिकारी कोतवाल होता था। किले का सर्वोच्च अधिकारी कोतवाल होता था। जिसके पास किले की चाबी होती थी। कोतवाल के अतिरिक्त किले में मुफरिद नामक अधिकारी होता था। यह संभव है किले के हथियारों को देखभाल करते थे। मुफरिद ये हथियारों की देखभाल करते थे। किलों के हथियारों की देखभाल करते थे। इसके बाद आता है वेतन। यानी कि इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग सुल्तानों ने यानी कि अलग अलग शासकों ने अपने अपने हिसाब से वेतन का बंटवारा किया गया था। सैनिकों का वेतन समय अनुसार भिन्न भिन्न रहा है। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक तुर्क शासकों ने सैनिकों को नगद वेतन के आधार पर भूमि आवंटित की। यानी कि उन्होंने नगद वेतन नहीं देकर भूमि को आवंटित किया गया था। इसके अतिरिक्त सैनिकों को माल ए गनी है। माल ए गनी है। माल ए गनी माल ए गनी है। माल ए गनी में है। गनी में है। माल एक गनी में ये क्या होता था? लूट का माल। यदि कोई व्यक्ति सेना में जीत हासिल कर लेता था और जब लूट के जो माल लाया जाता था उसका 4/5 भाग सैनिकों को दिया जाता था और 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका उल्टा कर दिया। यानी कि 1/5 भाग सैनिकों को दिया और 4/5 भाग राजकोष में
जमा कर दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की गई। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की। उसने उसके समय में एक अर्धसैनिक जिसके पास एक घोड़ा होता था उसे प्रति वर्ष 234 टन कर दिया था। 234 टन। जिसके पास एक घोड़ा होता था, 2 घोड़े होने पर 278 टन का प्रति वर्ष दिया जाता था। सॉरी 378 टन का प्रति वर्ष दिया जाता। अलाउद्दीन खिलजी के काल में मुफ्ती लोग सैनिकों का वेतन कुछ कमीशन काट लेते थे, किंतु गयासुद्दीन तुगलक ने यह प्रथा समाप्त कर दी गई थी और रजिस्टर की जांच स्वयं करता था। खुसरो खान के शासन काल में सैनिकों को खुले हाथ से धन बांटा जाता था। उसको पुनः वापस लेने की व्यवस्था भी की गई थी। बकाया रकम को दफ्तर-ए-फजीलात नामक रजिस्टर में दर्ज किया जाता था। दफ्तर-ए-फजीलात, दफ्तर-ए-फजीलात में उसको दफ्तर-ए-फजीलात में रजिस्टर में दर्ज किया जाता था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सैनिक अधिकारियों को और उनके अधीनस्थ सैनिकों का वेतन का विवरण पहली बार मिलता है। एक शाही सैनिकों का वेतन 600 टन का वार्षिक था। एक शाही वेतन का 600 टन का वार्षिक था। प्रत्येक मलिक का वेतन 50,000 से 60,000 टन का था। यानी कि मलिक का वेतन 60,000 से 50,000 से 60,000 था। अमीर का वेतन 30,000 से 40,000 था। 30,000 से 40,000 था। सीपे सलार का 20,000 टन का। सीपे सलार का 20,000 टन का था। सीपे सलार प्रत्येक सैनिक का वार्षिक वेतन 1,000 से 10,000 टन का निर्धारित था। यानी 1,000 से लेकर 10,000 तक था। सैनिक अधिकारियों का वेतन अक्ता के रूप में तथा सैनिकों की नगद धनराशि के रूप में दिया जाता था। जो सैनिक सेनाध्यक्षों के अधीन होते थे उन्हें सीधे शाही खजानों से वेतन दिया जाता था। मुक्ति के अधीन सैनिकों का वेतन अक्ता से प्राप्त आय के एक भाग से दिया जाता था। फिरोज तुगलक ने सेना को नगद वेतन के स्थान पर अतलाकी भूमि के रूप में वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की। इसके काल में सैनिकों का वेतन के स्थान पर भूमि या गांव को लगान के रूप में वेतन पाने लगे। इन सैनिकों को बजेदार कहा जाता था। जो सैनिक यानी कि भूमि को आवंटित की जाती थी उनको बजेदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बजेदार। इसके बाद आते हैं न्याय व्यवस्था।
न्याय व्यवस्था। न्याय में तो देखा जाता है तो सर्वोच्च महत्वपूर्ण न्याय का जो अधिकार होता था वो सुल्तान ही होता था, और सुल्तान प्रत्येक बात को नजर रखते हुए एक उचित न्याय करता था। दिल्ली सल्तनत के शासकों में न्याय व्यवस्था की ओर से विशेष ध्यान दिया गया। सुल्तान न्याय का अंतिम स्रोत माना जाता था। सुल्तान न्याय का अंतिम स्रोत माना जाता था। सभी मुकदमों का अंतिम निर्णय करने की क्षमता उसके पास नहीं थी। धार्मिक मुकदमों का निर्णय करते समय वह मुख्य सत्र या मुफ्ती की सहायता लेता था। धर्मनिरपेक्ष मुकदमों में काजी सुल्तान की सहायता करता था। न्याय संबंधी कार्यों के लिए एक पृथक विभाग था जिसे दीवान कज़ा कहा जाता था। एक अलग विभाग था, दीवान कज़ा। इसके अंतर्गत न्याय किया जाता था। काजी गुजरात न्याय विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति एवं न्यायपालिका के संचालन के लिए उत्तरदायी थी। उसके अधीन नायब काजी अदल होते थे। नायब काजी एवं अदल होते थे जो न्याय निष्पक्ष का कार्य करते थे। सत्र सुदूर धार्मिक मामलों में सुल्तान के प्रमुख परामर्शदाता होता था। इनका कार्य इस्लामी नियमों को लागू करना था। केंद्र की भांति प्रांतों में भी न्याय व्यवस्था विकसित हो चुकी थी। प्रांतों में 4 प्रकार के न्याय होते थे। प्रांतों में 4 प्रकार के न्याय होते थे। नंबर 1, वली या गवर्नर का न्याय। वली या गवर्नर का न्याय। दूसरा, काजी ए सूबा का न्याय। काजी ए सूबा का न्याय। तीसरा, दीवान ए सूबा का न्याय। दीवान ए सूबा का न्याय। और चौथा, सत्र सूबा का न्याय। सत्र सूबा का न्याय। प्रांतों का वली या गवर्नर प्रांतों का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसका प्रमुख कार्य न्याय करना था। वह स्वयं प्रांतों का सर्वोच्च न्यायालय होता था, किंतु अपील के मुकदमे वे काजी सूबा की सहायता लेता था। प्रांतों का वली सभी प्रांतों के सभी प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करता था। इसीलिए उसका न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे अधिक था। काजी सूबा, प्रांत में वली के बाद काजी सूबा आता है। काजी सूबा की नियुक्ति सुल्तान द्वारा मुख्य काजी की सिफारिश पर की जाती थी। वह दीवान तथा फौजदारी दोनों मुकदमों की सुनवाई करता था। काजी सूबा प्रांतों के सभी काजियों के कार्यों की देखरेख करता था तथा दीवान सूबा की नियुक्ति के लिए प्रत्यक्ष प्रत्याशियों की सिफारिश करता था। इसके बाद दीवान सूबा का न्याय। दीवान सूबा का न्यायालय का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित था।
ये केवल भू-राजस्व संबंधी मामलों का निर्णय करता था। ये केवल भू-राजस्व संबंधी न्यायों का निर्णय करता। सत्र सूबा का न्याय, सत्र सूबा के अधिकार भी सीमित थे। प्रांतीय न्यायालय में भी केंद्र की भांति मुक्ति, मोचित और दादवक होते थे। बड़े गवर्नरों में अमीर दाद नामक पदाधिकारी की होता था। इसके प्रमुख दो कार्य थे, पहला अपराधियों को गिरफ्तार करना और दूसरा काजी की सहायता से मुकदमों का निर्णय करना। उसकी सहायता के लिए नायब ए दादबक होता था। नायब ए दादबक नामक अधिकारी होते थे। पंचायत शामिल था। गांव पंचायत अपना शासन करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। वह भूमि वितरण संबंधी कार्य स्वयं करता था तथा स्थानीय झगड़ों का निपटारा करता था। इसके अतिरिक्त पंचायत लोगों से कर वसूल कर सरकारी खजानों में जमा कराना होता था। इसके बाद में कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था सल्तनत काल में कई प्रकार के कानून थे। मुसलमानों में शरीयत के कानून लागू होते थे। हिंदुओं में उनके धार्मिक कानून परंपरा के अनुसार न्याय मिलता था। फौजदारी और राजनीतिक अपराधों के संबंध में कानून सभी के लिए समान होते थे। शरीयत के अतिरिक्त सुल्तानों द्वारा स्वतंत्र रूप से कानून बनाए गए थे, जिन्हें जब्ता जवाबित कहा जाता था। राज के कानून था जिसे सभी को मानना अनिवार्य था। मुस्लिम कानून 4 प्रकार के होते थे। मुस्लिम कानून 4 प्रकार के होते थे। कौन कौन से होते थे? नंबर 1 कुरान, दूसरा हदीस, नंबर 3 इजमा, नंबर 4 कयास। कुरान, हदीस, इजमा और कयास। कुरान मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोत था। कुरान मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोत था। हदीस हजरत मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का संग्रह। हदीस हजरत मोहम्मद साहब के कथनों का संग्रह। इजमा कानून का मुजाहिद इन्वर्टेड स्रोत। कानून का मुजाहिद, कानून का मुजाहिद द्वारा व्याख्यात स्रोत, द्वारा व्याख्यात स्रोत। और कयास, ये तर्क और विश्लेषण के आधार पर कानून, तर्क और विश्लेषण के आधार पर कानून। यानी कि इस प्रकार मुसलमानों में 4 प्रकार के कानून व्यवस्था बनाई गई। इसके बाद बात एकता व्यवस्था, यानी कि ऐसा भूखंड जो सैनिकों को उनके वेतन के बदले दिया जाता था उसको एकता कहा जाता। ऐसा भूखंड जो सैनिकों को उनके वेतन के बदले दिया जाता था उसे एकता कहा जाता। एकता 2 प्रकार की, छोटी एकता और बड़ी एकता। छोटी एकता और बड़ी एकता। छोटी एकता और बड़ी एकता प्रांतपतियों और उनके नजदीकी लोगों को दी जाती थी। छोटी एकता यानी कि छोटे स्तर पर दी जाती थी। इसी
प्रकार एकता व्यवस्था का प्रचलन इल्तुतमिश के शासनकाल में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे के जो वीडियो है उसको अपन अगले उसमें समझा देंगे।